गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 सीबीएसई हिंदी कोर के विषय में परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अपठित काव्यांश, उसे कैसे हल करें। बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 2 पहले वर्ग का प्रश्न नंबर 2 आता है। अपठित काव्यांश एक छोटी सी कविता आती है जो आपकी पढ़ी हुई नहीं होती। आप कितनी भी कविताएं पढ़ लेते हैं लेकिन वह कविता आपके बिना पढ़ी हुई आ जाती है। उसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर 1-1 नंबर के देने होते हैं बच्चों। उसका एक बहुत सरल ही एक टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुनेंगे। मैं फिर भी दोबारा 2-3-4 वीडियो इसी संदर्भ में डालूंगी जिससे आपको लाभ मिले। और इस मेरी वार्ता को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपठित कविताओं के प्रश्नोत्तर लिखने में मदद होगी। आप कुछ बातें जो आपको जानना आवश्यक है वो नोट कर लें कॉपी पेन लेकर के। सबसे पहला काम आप करें कि जो भी अपठित कविता आई है पेपर में वह आप हल अवश्य करें, उसे छोड़ें नहीं। वो कितनी ही कठिन हो, आपके 3 नंबर तो अवश्य आएंगे। हल जरूर करें। 5 प्रश्न आते हैं, 3 नंबर तो आपके अवश्य आएंगे अगर आपने लिख दिया उस कविता को। बस मेरे बताए गए अनुसार, मेरे अपने अनुभव के आधार पर आप इस तरह से काम करें। सबसे पहले आप अपठित कविता को नहीं पढ़ें। अपठित कविता के नीचे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, उनके विकल्प दिए हुए हैं, उनको पढ़ लें। 2 बार उन प्रश्नों को पढ़ें और विकल्पों को पढ़ें। पहला प्रश्न, उसके 4 विकल्प, दूसरा प्रश्न, उसके 4 विकल्प, तीसरा प्रश्न, उसके 4 विकल्प, 5वां प्रश्न और उसके 4 विकल्प पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पहला प्रश्न पढ़ें, दूसरा प्रश्न पढ़ें, तीसरा पढ़ें, चौथा पढ़ें और 5वां पढ़ें। प्रश्न पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं तब आपको काफ़ी कुछ प्रश्न याद रह गए हैं। इसके बाद आप काव्यांश पढ़ें। काव्यांश पढ़ते पढ़ते आपने अभी अभी जो प्रश्न पढ़े और प्रश्नों के जो 4-4 विकल्प पढ़े, वो विकल्प आपको वहाँ विकल्पों में से एक दिखाई देने लगेगा। प्रश्नों के विकल्प आपको वहाँ मिलते जाएंगे। 5 में से कोई न कोई एक विकल्प पहली पंक्ति में मिल जाएगा। बीच की 2 पंक्तियों में आपको 2 प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और संपूर्ण कविता जब आप पढ़ेंगे तब आपको शीर्षक यानी टाइटल मिल जाएगा जो अवश्य आता है और 1 नंबर का होता है। कविता में ग्रामर संबंधी या भावार्थ संबंधी एक प्रश्न पूछा जाता है। वह भी आपको, यदि आपने कविता को सही ढंग से एक बार चुपचाप पढ़ लिया है तब आपको आराम से वो मिल जाएगा। आप उस मुख्य विषय वस्तु को समझें जिस विषय में कविता लिखी गई है। मुख्य बात क्या है कविता में? क्या कविता में राम की कहानी है? क्या कविता में किसी पक्षियों का वर्णन है? क्या कविता में पत्थरों की बात कही गई है? क्या कविता में बूंदों का वर्णन है? कविता में किस ऋतु की बात कही गई है? क्या कविताओं में झूठे इंसानों के बारे में बात करी गई है? आप कविता की मुख्य विषय वस्तु को कविता को पढ़ने से ही समझ पाएंगे। तो आप कविता को अवश्य पढ़ें और उसको समझें और उसी कविता की छिपी हुई पंक्तियों में उत्तर खोजने का प्रयास करें। और एक बात, आपके निजी शब्दकोश बहुत सहायता करता है उसमें। आपका निजी शब्दकोश, प्रत्येक बच्चे के पास एक बहुत व्यापक, बहुत बड़ा शब्दकोश होता है, मैं जानती हूँ। बच्चे हमसे भी ज़्यादा बड़े शब्दकोश को अपने मस्तिष्क में रखे हुए होते हैं, बड़ों से भी अधिक। बड़े भूलते अधिक हैं, बच्चे भूलते कुछ नहीं। जैसे ही आप कविता पढ़ेंगे आपको कविता में पूछे गए 1 या 2 प्रश्न अपने शब्दकोश से निकल कर आएंगे जो कविता में हैं लेकिन शब्द बदल कर आ गया है।
नीर लिखा हुआ है, आपको पानी पता है, आपको वारे पता है, आपको जल पता है। कविता में पूछा गया है नीर का पर्याय एक और बताइए, तो आपको लिखना है वारी, आपको लिखना है, आपको नीर शब्द का अर्थ भी अगर आता है, पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं, तो आपको झट से 1 नंबर का प्रश्न हो गया। नीर का पर्यायवाची आप वारी लिखिए, सलिल लिखिए, जल लिखिए। इस तरह से आप कमल का पर्यायवाची पूछा है, नीरज लिखिए, सरसिज लिखिए, वारिज लिखिए। आप कुछ भी, यदि आपका शब्दकोश आप एक पल कंसंट्रेट जैसे ही होंगे, आपको अपने शब्दकोश से शब्द निकालकर अपठित कविता का उत्तर मिल जाता है। बहुत, ये 5 नंबर इतने आराम से आप ला सकते हैं। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को गतिशील रखिएगा, क्विक माइंड, उत्तर अपने आप निकल कर आते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कविता बता रही हूँ जिसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कविता आपके हर सैंपल पेपर में, आपके गाइड में मिल जाएगी। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चल उठूंगी गिर किसी अंगारे पर, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह उठी उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनुमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग अक्सर हैं झिझकते सोचते, लोग अक्सर हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, आपने प्रश्न पहले ही पढ़ लिए हैं। बादलों की गोद से निकलकर बूंद बार बार क्या सोच रही थी? पहला प्रश्न, बादलों की गोद से निकलकर बूंद बार बार क्या सोच रही थी? दूसरा प्रश्न, अपने भाग्य के विषय में बूंद की क्या चिंता थी? तीसरा प्रश्न, बूंद की परिणति किस रूप में हुई? चौथा प्रश्न, बूंद की भांति व्यवहार कौन करता है? पांचवा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में निहित संदेश को स्पष्ट करो। अब आपने कविता और उसके प्रश्नों को जब पढ़ लिया, प्रश्न पहले पढ़िए, कविता बाद में पढ़िए। पहली पंक्ति है, जू निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। तो पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, बादलों की गोद से निकलकर बूंद बार बार क्या सोच रही है। बादलों की गोद अर्थात आसमान से गिरती हुई, धरती की ओर गिरती हुई बूंद, आकाश और धरती के बीच में है बूंद, और सोच रही है कि आह, बहुत दुख है उसको, बड़ा पश्चाताप है उसको, आह खेद सूचक अव्यय, क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। वो आसमान में रहती है ना, आसमान उसका घर है, उस आसमान को छोड़कर मैं क्यों कढ़ी, माने क्यों निकली, क्यों चली, यह सोच रही है। बूंद सोच रही है कि ओह ये मैंने क्या कर दिया, आसमान अपने घर को छोड़कर मैं क्यों निकल पड़ी। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, वेरी सिंपल। दूसरा प्रश्न, अपने भाग्य के विषय में बूंद की क्या चिंता है। बूंद की चिंता है दूसरे काव्यांश में, वह सोच रही है, हे देव यानी विधाता, मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है। बदा माने लिखा है, लोक भाषा का शब्द है बदा। हे ईश्वर, हे विधाता, मेरा भाग्य देखने वाले भगवान, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। अगर धूल में एक बूंद गिरती है तो उसका अस्तित्व तो नष्ट हो जाता है, या मैं किसी गर्म तवे पर या अंगारे पर गिर करके नष्ट हो जाऊंगी।
जो पढ़ूंगी या कमल के फूल में, कमल के फूल पर या गिरूंगी तो उस जैसी सुंदर बन जाऊंगी। उसकी शोभा और मेरी शोभा मिलकर एक खूबसूरत सौंदर्य को बढ़ावा दे जाएगी, ऐसा वह सोच रही है या उसकी चिंता है। ये अर्थ हो गया। तीसरा, बूंद की परिणति किस रूप में हुई? दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। वह सोच रही है, विधाता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, किसी अंगारे पर यानी गर्म तवे पर या गर्म जलती हुई आग में गिरकर मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, या मैं कमल के फूल पर ओस बनकर खूबसूरत बन जाऊंगी। बूंद की परिणति किस रूप में हुई? जब सीप सोच रही थी आकाश मार्ग से धरती मार्ग तक आने में, तब एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वो उसमें गिर गई और मोती बन गई। बहुत कीमती, बेमिसाल। बूंद की भांति व्यवहार कौन करता है? अपने घर को छोड़ते समय जैसे बूंद ने व्यवहार किया, बूंद ने सोचा, वो निराश हो गई, खेद सूचक अव्यय, वो बहुत पश्चाताप करने लगी। ऐसा पश्चाताप और कौन करता है? साधारण सा उत्तर है, लोग अक्सर झिझकते हैं सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग करते हैं ऐसा ही व्यवहार, बूंद के समान व्यवहार बच्चों, जब वो अपने घर को छोड़ते हैं। एक विद्यार्थी जब घर छोड़कर पहली बार माँ और पिता के पास से जब हॉस्टल में जाता है, वह ऐसा ही सोचता है, उफ, ये मैंने क्या किया। हॉस्टल लाइफ, खुद काम करना कैसे संभव होगा, माँ के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा, गर्म गर्म चाय और दूध नहीं मिलेगा, मैं कैसे रहूँगा। बहुत सारी निराशाएं उसे घेर लेती हैं। तो बूंद की भांति व्यवहार मनुष्य करता है। जब घर से निकलता है, वह भी बहुत सी निराशाओं को साथ में ले लेता है। उसके मन में नकारात्मक विचार बूंद की तरह ही आते हैं, किंतु परिणति बहुत खूबसूरत होती है। उपरोक्त पंक्तियों में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कवि के माध्यम से, जो भी कवि हो। आप लिखेंगे, उपरोक्त पंक्तियों में कवि के माध्यम से संदेश दिया गया है कि हमें घर अवश्य छोड़ना होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। गृह त्यागी हुए बिना, विद्यार्थी के 5 लक्षण में से एक घर को त्यागना भी है। गृह को त्याग किए बिना हमें अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यदि बूंद आसमान में ही रहती तो मोती नहीं बनती। तुच्छ बूंद थी वह। हम भी समुद्र में बूंद की भांति, हमारा अस्तित्व भी बहुत तुच्छ है बच्चों। हम घर से निकलेंगे तो हमारा अस्तित्व बूंद जैसा नहीं, मोती जैसा बन सकता है। हमारा अस्तित्व कमल की ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंद जैसा खूबसूरत बन सकता है। हम न जाने क्या क्या बन सकते हैं। गृह त्यागी तो होना ही पड़ेगा। हम जहाँ रहें वहीं होना चाहिए, वहीं खुश होना चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आई, कहाँ चले। कहीं भी चल पड़े, सोचना नहीं है। जब हम घर छोड़ते हैं, बहुत सारे रास्ते हमारे सामने होते हैं। अपने मन से एक मार्ग चुन लीजिए और चलते जाइए। बूंद ने चुन लिया, थोड़ा खेद हुआ उसे, लेकिन वो चल पड़ी। चल पड़ेंगे तो कुछ प्राप्त होगा। गृह त्यागी होने से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। यह कविता एक ऐसे संदेश को हमें दे जाती है। प्रेरणास्पद संदेश है इस कविता में। शायद आपको कुछ समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको पसंद हो, अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी कविताएं एक्सप्लेन करके आपके 5 नंबर पक्के कर दूंगी। ये मेरा दावा है। पढ़िए, समझिए और आज बैठकर कॉपी पेन लेकर 1-2 अपठित कविताएं हल कर डालिए। समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी बात पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सी चीज़ें लिखूंगी। यह सब जो मैंने बताया है आप उसे अवश्य देखें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेसन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। बाय।